कहानी का अगला भाग लेकर मैं आपके साथ फिर से आ चुकी हूँ। ठाकुर हवेली। कहाँ मर गए सब के सब, कोई पानी लाओ इनके लिए, गुस्से से नीलम चिल्लाई। शिवी जो बाहर ही आ रही थी अचानक इतनी तेज आवाज सुनकर डर गई। हालांकि उसे रोज ही इतनी तेज आवाज सुनाई देती है, पर वो अक्सर डर जाया करती है। शिवी जल्दी से भागते हुए किचन में गई और अपने हाथ में पानी की ग्लास लेकर बाहर आई। पापा पानी, वो डरते हुए बोली और पानी का ग्लास आगे कर दी। शिवराज उसके हाथ से ग्लास लगभग छीनते हुए लिए और पीने लगे। अपने खुद के पापा का ऐसा बिहेवियर शिवी को बहुत तकलीफ देता था, पर वो उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाती थी। इधर सविता अपने रूम में बेड से टेक लगाकर जमीन पर बैठी हुई थी, अपना मुंह अपने घुटनों में छुपाकर रो रही थी। वो रोते हुए ही उन पलों को याद करने लगी जब वो शिवी और शिवराज कितने खुश थे। फ्लैशबैक। 5 साल की नन्ही सी शिवी ठाकुर हवेली के हॉल में ही इधर उधर उछल उछल कर खेल रही थी, या यूं कहे तो वो आगे भाग रही थी और उसके पीछे शिवराज भाग रहे। धैर्य जी और सुमित्रा जी और सविता उन्हें खेलते हुए देख रहे थे। शिवी बेटा आराम से, गिर जाओगे तो लग जाएगी तुम्हें। मम्मा कुछ नहीं होगा, मेरे पापा सुपर हीरो है। हाँ बिल्कुल तुम्हारे पापा सुपर हीरो है, धैर्य जी हंसते हुए बोले। वो लोग सब हंसी मजाक करके खेल ही रहे थे कि एक औरत उनके घर में आई जो लगभग 29-30 साल की होगी। उसके साथ ही एक बच्ची भी थी जो लगभग शिवी से 4-5 साल बड़ी होगी। अरे वाह, यहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही है, क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? उस औरत की तेज आवाज हॉल में गूंज उठी। जैसे ही शिवराज उस औरत की आवाज सुने, उनके अंदर एक डर ने जगह बना ली। वो डरते हुए पीछे मुड़कर देखे, उनका डर सही साबित हुआ। हमारी खुशियों में आग लगाकर तुम मजे कैसे कर सकते हो शिव? क्या तुम अपने प्यार को भूल गए और हमारी छोटी सी बेटी को? वो औरत बोली। ये क्या बकवास है, कौन हो तुम? सुमित्रा जी गुस्से में बोली। बकवास नहीं है सासू माँ, मैं तो इनकी पहली बीवी हूँ। क्या इन्होंने आपको मेरे बारे में बताया नहीं है? वो अपने होठों पर टेढ़ी मुस्कान लिए बोली। शिव ये सब क्या है और कौन है ये? धैर्य जी गुस्से में बोले। वहीं सविता शिवी को अपनी गोद में लिए अपनी नम हो चली आंखों से शिवराज के पास गई और बोली, ये सब क्या हो रहा है? क्या वो सच कह रही है? शिवराज जी चुपचाप खड़े रहे। वो क्या बोले उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वो बस भूत बने एकटक उस औरत को देखने लगे। तभी वो बच्ची जो उस औरत के साथ आई थी, वो लगभग भागते हुए उसके पास गई और उससे लिपटते हुए बोली, डैड आप कहाँ थे? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते थे? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। अचानक उनके कमरे का दरवाजा तेज आवाज में खुला, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आई और अपना सिर उठाकर सामने देखी। मैम चलिए, आपको मालकिन बुला रही है, एक सर्वेंट बोली। तुम चलो मैं आती हूँ, वो अपनी आंखों से बह आंसू को साफ करते हुए बोली। राजपूत भवन। शिव इस शादी के लिए तैयार हो गया है, तुम्हें अब हमारी शिवी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगध जी कॉल पर बोले। मैंने भी उसे शादी के लिए मना लिया है और हमारी बच्ची तो है ही इतनी मासूम कि हम जो बोलते हैं वही करती है। उधर से आवाज आई। मुझे पता है हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम उसकी सच्चाई ज्यादा छुपा नहीं सकते, और तुम्हें देखकर लग रहा है अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। सब किस्मत का खेल है, कब क्या हो जाए पता नहीं। बस हम महाकाल से इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमारी बच्ची सही सलामत रहे। उधर से आवाज आई। मुझे शिव पर पूरा भरोसा है, वो हमारी बच्ची का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। इतना कहकर मगध जी कॉल कट कर दिया। सविता ने शादी के लिए मंजूरी दे दी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कौशल्या जी खुश होते हुए बोली। हाँ, अब हम भी इतने दिनों बाद हमारी राजकुमारी से मिलेंगे। ये कहते हुए मगध जी की आंखें खुशी से भर आई। पर हम ये खुले तौर पे नहीं कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं ना? कौशल्या जी बोली। मुझे पता है, मैंने सब कुछ सोच रखा है, आप चिंता ना करें।
मगध जी उन्हें आश्वासन देते हुए बोले। पर पता नहीं सिर्फ उसे अपनाएगा या नहीं। आपको पता है ना, जब से उसने सीवी की मौत की खबर सुनी है तब से वो कैसा हो गया है। कौशल्या जी थोड़ी चिंतित स्वर में बोली। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे सच बता देंगे, अगर नहीं पड़ी तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। वो दोनों काफी देर तक आपस में बात कर रहे थे कि एक लड़का सबको आवाज देते हुए हॉल में आया। बड़े पापा, बड़ी माँ, मॉम, डैड, कहाँ हैं आप सब? क्या हुआ? आते ही तुम इतना शोर क्यों करने लगते हो? गुस्से से एक औरत की आवाज हॉल में गूंज उठी। क्या मॉम, आप हमेशा गुस्सा करती रहती हैं। मेरे आने का खबर सबको मिलना चाहिए ना कि मैं वापस आ गया। कहते हुए वो और जोर से चिल्लाने लगा। अरे लक्ष्य, मेरा बच्चा, तुम कब आए? कौशल्या जी उसके पास आते हुए बोली, जो उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गई थी। बस बड़ी माँ, अभी अभी। इतना कहकर उस लड़के यानी कि लक्ष्य ने उनके पैर छू लिए और उन्हें हक करते हुए बोला, आई मिस यू सो मच बड़ी माँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहकर कौशल्या जी उसकी पीठ को सहलाने लगी। बड़े पापा, कहते हुए वो उनसे अलग होकर जल्दी से मगध जी के पास गया और उनके पैर छू के उन्हें हक कर लिया। हम बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही? सब कुछ ठीक था ना? क्या बड़े पापा, आप भी आते ही बोरिंग क्वेश्चंस। इतना कहकर वो सोफे पर पसर गया। वो औरत जिसका नाम नर्मदा था, वो बोली, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, आते ही बस पसर जाते हो कहीं भी। उसकी गुस्से से भरी आंखें देखकर लक्ष्य उठकर ऐसे भागा जैसे वो यहाँ था ही नहीं। नर्मदा जी ने फिर थोड़ी गुस्से भरी नजर से मगध जी और कौशल्या जी को देखी, फिर वहां से अपने कमरे में चली गई। शिव रात को 11 बजे घर आया, जिसकी वजह से मगध जी उससे बात नहीं कर पाए। शिव भी अपने कमरे में आराम कर फ्रेश होकर लेट गया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद होती, फिर दोबारा खुल जाती। ऐसे ही करते आखिरकार उसे नींद आ गई। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी संजना के साथ।